प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री के साथ राज्य में तेज वर्षा और मिट्टी धंसने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज बादल का किया लोकार्पण। नई दिल्ली में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर हो रही है चर्चा। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 97 करोड़ 79 लाख से ज्यादा टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ फोन पर बातचीत की और राज्य में तेज वर्षा और मिट्टी धंसने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर केरल में वर्षा और चट्टानें खिसकने से कुछ लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर घायलों और प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनका मंत्रालय केरल में स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF सहायता और बचाव अभियान के लिए पहले ही राज्य में भेजे जा चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके महासमुंद के अरंड गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बुढ़ान शाह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वे ग्रामवासियों की मांग को पूरा करने के लिए कलेक्टर से बात करेंगी। एक आदिवासी समाज का ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लिया और देश की आज़ादी के लिए आज उन्होंने लड़ा है और उसको सारे लोग स्मरण करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आज एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है और आज उनकी इस जयंती में मैं उनके प्रति नमन करती हूँ और उनके परिवार को भी मैं बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बेटा को जन्म दिया था जिसमें थोड़ा क्षेत्र में। तो ये निश्चित रूप से उनकी जो भी मांग है, मेरी प्रयास रहेगा कि उनका स्टैचू भी बने। और भी कुछ मांगे उन्होंने रखा है, कुछ स्कूलों का नाम भी, सड़कों का, तो वो मैंने कलेक्टर साहब से बोला है कि उसका भी जो भी नियम अनुसार क्या कार्रवाई हो सकती है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो उनकी मांग का क्रियान्वयन हो सके। राज्यपाल ने कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को और समाज के प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर की जनजातीय संस्कृति को सहेजने और संवारने में बादल एकेडमी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री बघेल ने बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज बादल का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जनजातीय संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य और शिल्पकला के संरक्षण और संवर्धन में आज शुरू हुई बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज बादल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस केंद्र की स्थापना 5 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से की गई है। बादल एकेडमी के जरिए बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना, बाकी देश दुनिया को इनका परिचय कराना, शासकीय कार्यों का सुचारू संपादन के लिए यहाँ के मैदानी कर्मचारी और अधिकारियों को स्थानीय बोली भाषा का प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की गौरवशाली संस्कृति की गूंज हिंदुस्तान ही नहीं देश दुनिया में सुनाई देती है। बादल एकेडमी के जरिए बस्तर की संस्कृति को एक नई पहचान मिलेगी। इस एकेडमी में प्रमुख रूप से लोकगीत और लोक नृत्य प्रभाग,
लोक साहित्य प्रभाग, भाषा प्रभाग और बस्तर शिल्प कला प्रभाग होंगे। लोकगीत और लोक नृत्य प्रभाग के तहत बस्तर के सभी लोकगीत, लोक नृत्य गीतों का संकलन, ध्वनांकन, फिल्मांकन और प्रदर्शन का नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें गवर सिंह नाचा, डंडारी नाचा, धुरवा नाचा, परब नाचा, लेजा गीत, मारिर सोना, जगार गीत आदि प्रमुख हैं। लोक साहित्य प्रभाग के तहत बस्तर के सभी समाज के धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक ताना बाना, त्योहार, कविता, मुहावरों आदि का संकलन लिपिबद्ध कर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भाषा प्रभाग के तहत बस्तर की प्रसिद्ध बोली हल्बी, गोंडी, धुरवी और भतरी बोली का स्पीकिंग कोर्स तैयार कर लोगों को इन बोलियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह बस्तर की शिल्प कलाओं में काष्ठ कला, धातु कला, बांस कला, जूट कला, तुम्बा कला आदि का प्रदर्शन और निर्माण करने की कला भी सिखाई जाएगी। बादल एकेडमी में निर्मित 3 भवनों का नामकरण वीर शहीदों के नाम पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में आज 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा की जा रही है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। बैठक में किसान आंदोलन और कोविड की स्थिति पर भी चर्चा होने जा रही है। बैठक के बारे में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता सामाजिक क्षेत्र में कैसे काम करें, इस पर भी चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी कार्य योजना के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 माह में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन के अलग अलग लोगों से 5-5 घंटे की लगातार चर्चा की और पूरा समय दिया। जो आज के तात्कालिक विषय थे राष्ट्रीय स्तर के, उस विषय पे प्रधानमंत्री जी के साथ विचार विमर्श हुआ संगठन के सभी क्षेत्रों के लोगों से, और इस बैठक में से काफी कुछ बातें निर्धारित हुई, तय हुई। उसका क्रियान्वयन आने वाले समय में 3 महीने में हमें कैसे करना है, इस विषय को लेकर आज दिन भर हम बैठेंगे। और अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इसी बात को चिन्हांकित किया कि हमारी कार्य योजना हो, और वो कार्य योजना निश्चित रूप से इस प्रकार की हो कि जो जिन परिस्थितियों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी पहचान बनाई है, संगठन के काम करते करते कार्यकर्ता कैसे समाज के लिए काम करने लगता है और अपनी प्रासंगिकता को कैसे साबित कर सकता है, इस बात को बताने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती से रखा। महामारी के दौरान भाजपा पदाधिकारियों की ये पहली विस्तारित बैठक है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 79 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12,05,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज स्वस्थ हुए और संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.12% हो गई है। महामारी से अब तक 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोविड संक्रमण के अब तक 1,89,000 मरीज उपचाराधीन हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में जांच का काम तेज किया गया है और अब तक 59 करोड़ 19 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास अभी भी 10 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके बचे हुए हैं। वहीं प्रदेश में बीते सप्ताह कोरोना संक्रमण की औसत दर 0.11% रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 11,686 मामलों की जांच की गई, जिसमें से 16 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा राज्य से गांजा तस्करी को रोकने के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक आहूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांजा तस्करी को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और सीमावर्ती चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिए
पुलिस बल तैनात करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में जिनकी सीमाएं ओडिशा राज्य से लगती हैं, वहां के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को स्थायी अधोसंरचना और चेकपोस्ट बनाने को कहा है। इन स्थानों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के साथ ही 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेंगे और निगरानी करेंगे। इसके लिए दोनों राज्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने को कहा। उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस के साथ साथ सीमावर्ती जिले के पुलिस अधीक्षक और ओडिशा पुलिस के उच्चाधिकारी शामिल होंगे। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग के तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान भिलाई आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते क्लीन इंडिया कार्यक्रम में 1 से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस्पात नगरी भिलाई में नेहरू युवा केंद्र दुर्ग द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में दुर्ग सांसद विजय बघेल, श्रीकांत पांडे डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि अपने परिवेश को साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तत्वाधान में आयोजन रखा गया है और इसके माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र के मेरे प्रिय जनता को मैं आह्वान करूंगा कि हम लोग स्वच्छता को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। जिस तरह हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हमारे आसपास मोहल्ले गली सब भी स्वच्छ रहे, उसके लिए हम लोग इसके लिए हमेशा जागरूक रहे, ये मैं सबसे निवेदन करता हूँ। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा 3 किलोमीटर पैदल मार्ग की सफाई की गई, जबकि स्थानीय दुकानों और स्थल को स्वच्छ रखने और कूड़े को रास्ते में इधर उधर न फेंकने की अपील भी की गई। स्वयंसेवकों ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सेना के साथ पूरा देश 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय की स्वर्णिम वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित स्वर्णिम विजय मशाल का भव्य स्वागत रायपुर रोड स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा पर हुआ। विजय मशाल का युद्ध स्मारक अमर जवान चौक सीएमडी चौक में सैनिकों के साथ प्रवेश हुआ तो उपस्थित जन समुदाय रोमांचित हो उठा। सभी ने अपने स्थान पर खड़े होकर मशाल को सलाम किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संविधान की अक्षुण्णता की शपथ ली। मशाल को भारतीय सेना, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और एनसीसी द्वारा सलामी दी गई। यहां आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव, महापौर रामशरण यादव सहित स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों और सैन्य संगठनों के प्रमुख ने मिसाल पर पुष्प चक्र अर्पित किया। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण खत्री के बारे में। बुल्ढाना जिले में हुआ था। अपने छात्र जीवन से ही रामकृष्ण खत्री बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। उन्होंने उदासीन मंडल की स्थापना की, जहाँ उन्हें महंत गोविंद प्रकाश के नाम से जाना जाता था। रामकृष्ण खत्री हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। वहां राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एसोसिएशन को फैलाने का काम दिया। काकोरी डकैती के बाद रामकृष्ण खत्री को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया और लखनऊ की जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब खत्री जेल से रिहा हुए तो उन्होंने तुरंत अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने के प्रयास शुरू कर दिए। रामकृष्ण खत्री के प्रयासों के कारण ही काकोरी में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाया जा सका। रामकृष्ण खत्री विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक थे। उनकी पुस्तक शहीदों की छाया नागपुर से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति पुस्तक भी लिखी।
और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री के साथ राज्य में तेज वर्षा और मिट्टी धंसने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज बादल का किया लोकार्पण। नई दिल्ली में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर हो रही है चर्चा। और राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 97,79,00,000 से ज्यादा टीके। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।